ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শর্মিষ্ঠা অফিসিয়াল। আজকে যাবো আমরা সায়েন্স সিটি, তোমরা দেখতে থাকো। দেখো আমরা সায়েন্স সিটি ঢুকে গেছি। সায়েন্স সিটির চারিপাশে ভিউটা দেখো একটু, কত লোক আসছে, স্কুল থেকেও এসেছে সবাই। এটা হচ্ছে সায়েন্স সিটির ভিতরে এন্ট্রি টিকিট কাটতে। কত ফুলের বাগান দেখো, আর কত লোক এসেছে, দেখো কত লোক এসেছে। আর দেখো কি সুন্দর করে লেখা ফুলের মাঝখানে সায়েন্স সিটি, কত রকমের ফুল। দেখো ফুলের কালেকশনগুলো, কত রকমের চন্দ্রমল্লিকা, আরও অনেক রকমের ফুল, তো নামই বলতে পারবো না। আর গাইজ আমার ঠান্ডা লেগে গেছে সায়েন্স সিটি ঘুরে, কিছু মনে করো না। এই যে আমরা ঢুকছি, 12টা থেকে শো ছিল মনে একটা। দেখো তার সাইড দিয়ে কত রকমের ফুল। ওই যে আমার মাসি, ভাগ্নি, দিদি। এই যে আমরা ঢুকছি ভিতরে। অনেক কিছু ছিল ভিতরে দেখার মতো। আমরা গিয়ে একবার সবাই দেখে এসে আশা করি সবাই ভালোই লাগবে। চেপে যাও, আরো যাবো। আপনাদের লাস্ট পে আছে, দাঁড়ান দাঁড়ান। স্পেসের জন্য লাইন দিয়েছি আমরা। লোক আমার ফোনটা দে, দাঁড়া। সব রকম দেখে দিয়েছে সায়েন্স ভিতরে কী কী আছে সব করে দিয়েছে। কোথায় কোনটা কি আছে
দেখো স্পেস দেখার জন্য কত দূর পর্যন্ত লাইন চলেছে। हो गई थी प्रोजेक्ट मेरिनर के बाद সৌরমণ্ডলের और भी आगे बढ़ যা गया যা আছে সব एक नया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम वॉयेजर। वॉयेजर टीम के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के रहस्यों को जानने के लिए दो एक जैसे अंतरिक्ष यान तैयार किए, वॉयेजर 1 और 2। उनका पहला गंतव्य था बृहस्पति और शनि, लेकिन ऐसे दूर के लक्ष्य कठिन चुनौतियां लेकर आए। आखिर कैसे वॉयेजर पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर के गैस पिंडों को पार कर पाए? उनका साथ दिया किस्मत ने। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सभी अनुकूल स्थिति में आ रहे थे। अगले 176 सालों तक वे फिर से उस सुविधाजनक सीधी रेखा में नहीं आएंगे। ये बिल्कुल सही समय था। बीस अगस्त सन 1977 वॉयेजर 2 को अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कैनवरल से लॉन्च किया गया। 5 सितंबर को वॉयेजर 1 भी अपने जुड़वां यान के पीछे पीछे इतिहास की सबसे लंबी यात्रा पर निकला। क्या इतने बड़े ग्रह के चेहरे पर ये सिर्फ एक छोटा दाग लग रहा था, लेकिन वो स्थान पृथ्वी के आकार का 3 गुना था। क्या ये एक विशाल पठार था, भिन्न ग्रहों की कोई रचना या उनका संकेत? वॉयेजर 1 और 2 ने पहेली को सुलझाने में मदद की। द ग्रेट रेड स्पॉट एक विशालकाय तूफान है। ये सौर मंडल में अब तक की सबसे बड़ी वायुमंडलीय हलचल है जो सदियों से हो रही है। वॉयेजर द्वारा बृहस्पति के अवलोकन से कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी बिजली का कड़कना और ध्रुवों पर ध्रुवीय ज्योति यानी ऑरोरा बिल्कुल हमारी धरती के जैसा। वॉयेजर की मदद से वैज्ञानिक ये भी देख सकते थे कि बृहस्पति धुंधले छल्लों से घिरा हुआ था, जो कि लगता है कि छोटे धूल के कणों से बने हैं। यान के नजदीक जाने पर जोवियन उपग्रहों की भी करीब से तस्वीरें मिली, जो थे यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और आयो। गैनीमेड के दृश्य ने पुष्टि की कि सौर मंडल में किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है हमारे चंद्रमा से 1.5 गुना बड़ा, यानी आकार में बुध ग्रह से भी विशाल। लेकिन बृहस्पति के 2 अन्य उपग्रहों आयो और यूरोपा पर और भी अचरज भरे हुए थे। वैज्ञानिक सोचते थे कि सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही सक्रिय ज्वालामुखी है। उनका मानना था कि अन्य किसी ग्रह और उपग्रह पर भूकंप नहीं होते, लेकिन वॉयेजर ने आयो की जमी हुई सतह पर ज्वालामुखी को पिघला हुआ लावा उबलते हुए साफ देखा। आयो के कुछ लावा प्रवाहों की लंबाई 500 किलोमीटर तक की थी। शानदार दृश्य था। लावा और काले ज्वालामुखी राख का चमकीला सम्मिश्रण, लाल, नारंगी, पीला, मरून, सतह पर रंगों की छटाएं बिखरी पड़ी हैं। ये अपेक्षाकृत युवा है और यहाँ निम्न दबाव के क्षेत्र है। यहाँ के पहाड़ धरती के पहाड़ों से भी ऊंचे हैं। जो निष्प्राण लगता था वो आयो अपने सैकड़ों ज्वालामुखियों के साथ इस सौर मंडल में भूगर्भीय रूप से सबसे सक्रिय है। एक और जोवियन उपग्रह यूरोपा के साथ आमना सामना भी बेहद रोचक था। वैज्ञानिक पहले से ही जानते थे कि यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। वॉयेजर यानों ने बताया कि कई किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे छिपा है तरल पानी का एक महासागर। वास्तव में यूरोपा में पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक पानी है, लगभग 2 या 3 गुना ज्यादा। तरल जल से जीवन संभव होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यूरोपा के छिपे हुए समुद्रों में भिन्न ग्रह जीवन विकसित हो गया हो? शायद हम कभी यूरोपा के बर्फीले पानी में ज्ञानवान जीवन नहीं पाएंगे, लेकिन एक छोटा सूक्ष्म जीव भी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि में क्रांति लाएगा। वॉयेजर की यात्रा पथ में बृहस्पति अभी पहला ही ग्रह था। सौर मंडल के सभी बाहरी ग्रहों की सीधी रेखा में होने की दुर्लभ स्थिति, जिससे वॉयेजर की आगे की यात्रा सार्थक हो पाई। उनका अगला गंतव्य था रहस्यमय सुंदर ग्रह, जिसने सदियों से खगोलविदों को प्रेरित किया। ये अब केवल कुछ करोड़ किलोमीटर दूर था। इस दूरी को तय करने में 1 साल 8 महीने का समय लगा। नवंबर 1980 के एक दिन वॉयेजर 1 सुंदर वलयाकार ग्रह शनि के करीब आया। उस यात्रा का हर दिन नई अंतर्दृष्टि लेकर आया। नजदीक से अब वैज्ञानिक देख सकते थे कि शनि के चारों ओर के विशालकाय वलय वास्तव में हजारों छोटे छल्ले थे। चमकते हुए सुंदर छल्ले ज्यादातर पानी से बने थे। विशाल ग्रह को घेरने वाले अरबों बर्फ के टुकड़े थे, छोटे कण से लेकर मुट्ठी के आकार के टुकड़े, कुछ एक घरों जितने बड़े भी थे। शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर वॉयेजर 1 ने एक सुंदर झील की खोज की। पृथ्वी के अलावा ये सौर मंडल में एकमात्र स्थान है जहां सतह पर तरल झील पाई गई। लेकिन एक दिक्कत है, टाइटन की झीलें तरल मीथेन है, पानी नहीं। सघन वातावरण वाला एकमात्र उपग्रह है टाइटन। इतना सघन कि टाइटन पर दोपहर हमें सांझ के समान लगेगी। वॉयेजर 1 का सौर मंडल के अंदर की यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा टाइटन। इस खूबसूरत उपग्रह के भ्रमण के बाद यान को एक ऐसा प्रक्षेपण पथ मिला जो इसे ग्रहों के तल से पूरी तरह से बाहर निकाल देगा। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की मदद से वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की शून्यता की ओर बढ़ गया। वॉयेजर 2 ने उसका अनुसरण नहीं किया। हमारे अपने सौर मंडल में घूमने के लिए और भी स्थान थे। ये यान अगस्त 1981 में शनि के पास पहुंचा। इसके जुड़वां हमसफर के 9 महीने बाद वॉयेजर 2 ने पाया कि एन्सेलेडस अपेक्षाकृत युवा है, केवल कुछ 100 करोड़ वर्ष पुराना। ये सौर मंडल में बहुत ही नया है। इसकी युवावस्था ने इसे एक विविध और आकर्षक परिदृश्य दिया है। वहां कहीं गड्ढों से भरे हुए क्षेत्र है, तो कहीं समतल सतह पर उभरी हुई धारियां और गांठें हैं। वहां कई खड़ी चट्टानें हैं, लंबी खाइयां और दरारें भी हैं।
एनसेलेडस एक गेंद जैसा है जिसके बीच में एक बड़ी चट्टान है और ऊपर बर्फ की पपड़ी की परत। इसकी बर्फ जैसी सफेद सतह सौर मंडल में किसी भी अन्य खगोलीय पिंड की तुलना में सूर्य का अधिक प्रकाश परावर्तित करती है। एक अन्य उपग्रह टेथिस के पास से वॉयेजर ने 450 किलोमीटर चौड़ी और 16 किलोमीटर गहरे गड्ढे की तस्वीरें भेजी। पृथ्वी पर मौजूद टीम ने इसका नाम ओडिसियस रखा। ओडिसियस यानी इत्का का बादशाह, महान ग्रीक नायक। शनि ग्रह के भ्रमण के अंत में वॉयेजर 2 ने ग्रह के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके गति प्राप्त की और अपने अगले गंतव्य की ओर चला, जो था रहस्यमय बर्फीला विशाल यूरेनस। बहुत दिनों तक हम यूरेनस के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। सन 1781 में खगोलविद विलियम हर्शल ने इसकी खोज की। यूरेनस वास्तव में कैसा था, ये जानने के लिए 2 शताब्दियों से अधिक का समय लग गया। 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 जा पहुंचा यूरेनस के पास, मिली और भी जानकारियां। उस यात्रा के पहले क्षण से हमारी आंखों के सामने था एक सुंदर सा ग्रह। यूरेनस ठंडा है, इसका वातावरण 0 से 224 डिग्री सेल्सियस नीचे है। इसका रंग हल्का नीला है और ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। वॉयेजर 2 ने यूरेनियम के उपग्रह मिरांडा का विशेष अध्ययन किया। ये मिरांडा के बहुत ज्यादा करीब पहुंचा। इसके द्वारा ली गई क्लोजअप तस्वीरों में छिपी थी आश्चर्यजनक विशद जानकारियां। अपेक्षाकृत छोटी मिरांडा की सतह है विविध और अद्वितीय। इसके लहरदार मैदान गड्ढों से भरे हुए हैं और विशाल दरारों, घाटियों और ढलानों के एक जाल से घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मिरांडा का अतीत हैरत अंगेज और हिंसक था। ये एक जोरदार टक्कर से चकनाचूर हो गया। बाद में गुरुत्वाकर्षण ने टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ वापस खींच लिया और मिरांडा का पुनर्जन्म हुआ। वॉयेजर 2 ने यूरेनस परिवार के पास केवल कुछ दिन बिताए, फिर इसने गति पकड़ी और यूरेनस के गुरुत्वाकर्षण ने इसे इसकी अंतिम यात्रा की ओर उछाल दिया, नेपच्यून की ओर, एक और विशालकाय बर्फीला ग्रह। केप कैनबेरल से लॉन्च होने के 12 साल बाद वॉयेजर 2 अगस्त 1989 में नेपच्यून के पास पहुंचा। उस दौरान इस यान ने सौर मंडल के बारे में हमारे ज्ञान को और भी समृद्ध किया। अब समय आ गया था अंतिम खोजों से भी आगे बढ़ने का। नेपच्यून का परिवर्तनशील वातावरण और आश्चर्यजनक मौसम परिवर्तन पहली खोज थी जिसने वॉयेजर टीम का ध्यान आकर्षित किया। गहरे अंतरिक्ष की अत्यधिक ठंड में नेपच्यून के उग्र मौसम को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा की उम्मीद शोधकर्ताओं को नहीं थी। नेपच्यून के दक्षिणी गोलार्ध में वॉयेजर 2 ने एक स्थायी प्रतिचक्रवाती तूफान की खोज की जिसे अब ग्रेट डार्क स्पॉट के रूप में जाना जाता है। वॉयेजर ने पाया कि नेपच्यून की हवाएं सौर मंडल में सबसे तेज थी। দেখো মানব সভ্যতা মানে বন মানুষ থেকে কীভাবে মানুষে পরিণত হলাম সেটা পুরোটুকুনি দেখাচ্ছে। কীভাবে কী করেছে, কীভাবে তারা হাড় দিয়ে, পশুর হাড় দিয়ে গয়না বানিয়েছে, কীভাবে জনবসতি করে সব। আমার রাষ্ট্রীয় করে শুরু করে দম বেরিয়ে গেছে। আমারও তাই, ঠিক আছে, রাষ্ট্রের আমি দুটো সিঁড়ি উঠতে দম বেরিয়ে গেছে, আর পারছে না। मानव जाति हमेशा अपने बारे में सवाल करती रही है। यही हमें अद्वितीय बनाता है। पिछले 150 सालों में हमने जाना कि हमारे अस्तित्व के राज हमारे पैरों तले हैं, जमीन में दफन, आदिम उपकरणों और जीवाश्म हड्डियों में। हमें ऐसे सुराग सबसे ज्यादा अफ्रीका से मिलते हैं। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने अब तक जिन प्राचीनतम अवशेषों को खोजा है उनमें कई अफ्रीकी जमीन में पाए गए हैं। हड्डियों के टुकड़े, खोपड़ी के हिस्से, आदिम उपकरणों के आकार वाले पत्थर, ये सभी एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि मानव समान विशेषताओं वाले प्राणी सबसे पहले अफ्रीका में ही रहते थे। हम मानव समाज का अध्ययन, उत्खनन और उससे प्राप्त वस्तुओं के विश्लेषण के जरिए करते हैं। हाल में विज्ञान की प्रगति ने हमारे विश्लेषण को मदद दी है। कार्बन डेटिंग और अन्य तकनीक से हम किसी वस्तु की आयु जान सकते हैं। अब हम पुरानी हड्डी के टुकड़ों से डीएनए हासिल कर इसकी तुलना अन्य लोगों से कर सकते हैं। करीब 50 लाख साल पहले मानव वंश वृक्ष विभाजित हो गया। आधे वानर के रूप में विकसित हुए, जैसे हमारे करीबी आनुवंशिक संबंधी चिंपैंजी, जबकि अन्य हमारे आरंभिक पूर्वज के रूप में विकसित हुए। एक अहम खोज से पता चलता है कि कब वानर इंसानों की तरह हो गए। रात में जीवाश्मित उनके पैरों के निशान बताते हैं कि पूर्व मानव वानरों का एक समूह ज्वालामुखी की छाया में चला था, वो भी
दो पैरों पर। हम इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस या दक्षिणी बंदर कहते हैं। हम नहीं जानते कि ये दो पैरों पे कैसे चलने लगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने सीधा होना तब सीखा जब जलवायु बदलने लगी और खुले मैदानों ने जंगलों की जगह ली। कारण चाहे जो, चार पैरों की तुलना में दो पैरों पर खड़े होने के कई फायदे थे। इससे वे दूर तक देख सकते थे और हाथों का इस्तेमाल खाने और बच्चों को पकड़ने के लिए कर सकते थे। इस परिवर्तन में लाखों साल लग गए और कई प्रजातियां अधिक स्थिर होकर चलने लगी। इस प्रक्रिया में उंगली से पकड़ने की क्षमता खत्म हो गई। उनके निचले अंग पैर बन गए और ऊपरी अंग हाथ। उनके दिमागों के आकार और जटिलता बढ़ती गई। वे बंदरों की क्षमता से परे जाकर सोचने लगे। शायद किसी आदि मानव ने वही पत्थर से बलि को मारा होगा और डूब गए, और जितनी बार उन्होंने ऐसा किया उनकी याददाश्त बढ़ती गई। कुछ समय बाद उन्होंने पत्थरों को भी तोड़ना शुरू किया और उन्हें नुकीला बनाया ताकि उनका इस्तेमाल फली तोड़ने के साथ साथ मांस काटने में भी हो सके। हम इन्हें होमो या मानव कहते हैं। उन्हें नए औजारों से अन्य जानवरों द्वारा छोड़े गए मांस को काटने में मदद मिली। मांस खाने से उन्हें अधिक प्रोटीन मिलेगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस कारण उनके मस्तिष्क के आकार बढ़ गए। उनकी तादाद बेशक कम रही होगी, मगर वे परिस्थितियों से अनुकूल होने में वानरों से अधिक सक्षम थे और वे अफ्रीकी जंगल वाले इलाकों से बाहर जाने लगे। आदि मानव को मांस की तलाश में वहां जाना पड़ता था जहां अन्य शिकारी थे। लगभग 20 लाख साल पहले होमो की एक नई प्रजाति उभरने लगी। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर दूर तक चल सकते थे और इस प्रकार खतरों से भी बच सकते थे। मध्य पूर्व और एशिया में पाए गए जीवाश्मों से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में वे अफ्रीका से बाहर फैलने लगे। जैसे जैसे वे नई जगहों पर गए, उन्होंने नए हुनर सीखे। उनके औजार बेहतर हुए, जिनसे उन्हें मांस काटने में मदद मिली। अधिक धूप वाले खुले वातावरण में उनके बाल कम घने होने लगे। शिकार तक तुरंत पहुंचने के लिए उन्होंने दौड़ना सीख लिया। शरीर को ठंडा रखने के लिए उन्हें पसीने आने लगे, क्योंकि उनमें अन्य जानवरों की तुलना में ज्यादा ग्रंथियां थी। कुछ साक्ष्यों के अनुसार शायद वे आंख का इस्तेमाल भी करते थे और उनके दिमाग बढ़ते हुए लगभग आज के हमारे मस्तिष्क के आकार के हो गए। लगभग 7 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नया समूह विकसित हुआ जिसे हम होमो हाइडेलबर्गेंसिस या हाइडेलबर्गमैन कहते हैं। उनके शरीर अधिक बड़े और मांसपेशियों वाले थे ताकि वे विभिन्न जलवायु में रह सके। अब वे सिर्फ मरे हुए जानवर ही नहीं खाते थे, बल्कि खूब भी शिकार करने लगे। मामूली औजारों की जगह हाथ की कुल्हाड़ियों ने ले ली। वे पत्थर की नुकीली नोक और धारदार चाकू बनाना जान गए और शायद लकड़ी के भाले। एवोल्यूशन यानी उद विकास की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रही। हजारों सैकड़ों सालों के दौरान हमारे पूर्वज अफ्रीका के बाहर यूरोप और एशिया में फैले। होमो हाइडेलबर्गेंसिस से कई नई संबंधित प्रजातियां विकसित हुई। उनकी शारीरिक विशेषताएं एक समान थी, लेकिन उनमें से कोई भी आधुनिक मानव की तरह नहीं था। इन प्रजातियों में हम सबसे ज्यादा होमो निएंडरटॉलेंसिस यानी निएंडरटॉल के बारे में जानते हैं, जो हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं। उनके शरीर छोटे और गठीले थे और वे ठंड सह सकते थे। उनके कंधे चौड़े, हाथ छोटे और नाक काफी बड़े थे। वे आधे पोशाक पहनते थे। वे पहले से बेहतर औजारों का इस्तेमाल करते थे और पत्थर काटने से पहले औजार का आकार तय कर लेते थे। वे शायद किसी आदिम भाषा में बातचीत करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने आग जलाना और उसका इस्तेमाल करना सीख लिया था। हमारे पास निएंडरटॉल के समय के पुरातत्व प्रमाण ज्यादा है। निएंडरटॉल की जीवाश्मिक हड्डियों के फ्रैक्चर और जख्मों से हमें पता चलता है कि इनके जीवन मुश्किल भरे थे। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि उनकी उम्र लंबी भी हुआ करती थी। निएंडरटॉल और उनसे संबंधित प्रजातियों का लाखों साल तक अफ्रीका के बाहर दबदबा था। वे यूरोप से इंडोनेशिया तक अलग अलग वातावरण को सहते हुए सफलतापूर्वक रह सकते थे। लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका में विकसित एक नई प्रजाति बाहर फैलने लगी। ये पहले आधुनिक मानव थे जिन्हें हम होमो सैपियंस कहते हैं। कुछ समय तक ये विभिन्न प्रजातियां साथ साथ रहीं। हमारे पास साक्ष्य है कि वे संकरित थे और विचारों का आदान प्रदान करते थे, जैसे गहने बनाने और इन्हें पहनने के तरीकों के बारे में। उन्होंने पोशाक के लिए जानवर की खाल का इस्तेमाल किया होगा। फिर निएंडरटॉल लुप्त होने लगे, शायद इसलिए क्योंकि उनके मांसपेशियों वाले शरीरों को जरूरत पड़ती थी अधिक भोजन की। आधुनिक मनुष्य लंबे लेकिन कम वजन के थे। उनके बच्चे देर से व्यस्त होते थे, इससे उन्हें विकसित होने और सीखने के लिए ज्यादा समय मिलता था। उनमें चिंतन की क्षमता आ गई थी। वे निएंडरटॉल की तुलना में बेहतर तरीके से शिकार और भोजन इकट्ठा कर सकते थे। उन्होंने हैंडल युक्त औजार, बेहतर भाले, छेद वाली सुई, हापुन और गहने बनाए। वे ठंडे मौसम में अनुकूल कपड़े पहनने लगे और पहली बार जूते का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने प्रजनन के प्रतीक में महिलाओं की मूर्तियों की नक्काशी की, गुफाओं में चित्र बनाए और हाथी के दांतों या चिड़ियों की हड्डियों से बांसुरी बनाई। उन्होंने आग का अधिकतम प्रयोग और नियंत्रण करना सीखा। आदिम चूहों के पुरातात्विक खोजों से हमें पता चलता है कि वे पारिवारिक समूह में रहते थे। आग हर समय मौजूद रहती थी। उन्हें उससे गर्मी और रोशनी मिलती थी और जंगली जानवरों से बचाव भी होता था। उन्होंने ऐसी स्थितियां बनाई ताकि वे अपनी दुनिया के बारे में ज्यादा जान सकें। जीवन के बाद क्या होता है, ये होमो सैपियंस के लिए बड़ा सवाल था। 1 लाख साल पहले मध्य पूर्व में साफ सफाई के लिए मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। हो सकता है अन्य क्षेत्रों में मुर्दों को जलाया जाता होगा, जिस कारण पुरातत्वविदों के पास इसकी कोई सबूत नहीं है। तकरीबन 40,000 साल पहले होमो सैपियंस ने इस प्रक्रिया में
कुछ रस्मों को शामिल किया, मसलन शवों को सजाना और कब्र में प्रतीकात्मक वस्तुओं को रखना। लगभग 10,000 साल पहले मानव इतिहास में एक नया अध्याय खुला, कृषि और पालतू जानवरों के साथ बसा हुआ मानव समुदाय। इस समय से हमें मिट्टी के बर्तनों के सबूत मिले हैं जो खाना पकाने और उसे रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। बिल्कुल वैसे ही हमें सबूत मिले बुनी हुई टोकरियों के। औजार और हथियार बनाने के लिए धातु कार्य भी प्रचलित था। मानव अपने अस्तित्व के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चित्रों, गीत संगीत और लिखित शब्दों के प्राचीन रूपों का इस्तेमाल करता था। शिकारी गांव में बसने लगे और वे गांव मानव संस्कृति के उद्गम स्थल बन गए। लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों की आबादी 10 लाख से भी कम थी। होमो सैपियंस के आने से ये सब बदल गया। हम दुनिया के हर कोने में फैल गए। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती और फैलती गई, स्थानीय समूह विकसित हुए और जैविक विविधता बढ़ी। वातावरण में आने वाले लगातार बदलावों के मुताबिक हम अपने आप को ढालते गए। इससे और अधिक विविधता आई। यह प्रक्रिया जारी है। मानव जाति निरंतर बदलाव की राह पर बढ़ रही है। Hi guys. Hi guys. Hi guys. Just Science City view. View of Science City. বসে উঠে দাঁড়াই না তুই দাঁড়িয়ে পড়ি দেখো এখান থেকে পুরো সাইন্সের ভিডিও দেখতে পাবে। নিচে এই যে গার্ডেন ওপেন করা, আমার নাম দিয়েছি ভুলভুলাইয়া। এই যে আমি রোদে উঠেছিলাম আমরা 4 জন। রো হচ্ছে একদম শেষ, উঠে একদম পুরো বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে। এই যে পুরো সায়েন্স সিটির এরিয়া, সায়েন্স সিটির এরিয়া। রোতে উঠে সায়েন্স সিটিটা অসম লাগছিল, অসম।